So, good morning, students. Today again we are starting the poem first stanza. Poem name is Amanda. That was written by Robin Klein. Robin Klein. So, first of all, we will start with first stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. तो इसमें जो अमेंडा की जो मदर है वो उसे सलाह दे रही है कि अपने नाखूनों को दांतों से काटना बंद करो अमेंडा, और अपने कंधों को उचकाना भी बंद करो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और इस तरह से एक बैड मैनर्स में बैठना बंद करो और बिल्कुल सीधी बैठो, आलस्यपन वाले तरीके से बिल्कुल मत बैठो अमेंडा। देयर इज लैंग्विड एमरोल्ड सी, वहां पर एक बहुत विशाल समुद्र है। इनहेबिटेंट इज मी, और अमेंडा कह रही है वहां की मैं एकमात्र निवासी हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जहां पर एक जल परी बहुत ही आनंद पूर्वक पूरे में तैरती रहती है। इन द फर्स्ट स्टैंजा हंच, हंच का मतलब होता है बैंड, यानी मुड़कर बैठना, अपने कंधों को मोड़ना, या स्लाउचिंग का मतलब होता है सिटिंग इन ए लेजी वे, एक आलसी तरीके से बैठ जाना। नेक्स्ट एक वर्ड और दिया गया लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है विशाल या रिलैक्स्ड मूड में। एमरोल्ड का मतलब है ग्रीन कलर, ग्रीन होता है ना हरे रंग का, जहाँ पे ऐसा समुद्र जिसका पूरा पानी हरे से रंग का दिखाई देता है, इस तरह का एमरोल्ड। इनहेबिटेंट इज द रेजिडेंट, यानी निवासी। ड्रिफ्टिंग मीन्स कैरिड स्लोली बाय द वाटर, जहां पर वह बिल्कुल धीरे धीरे पानी के साथ तैरता हो। ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक। सो हियर इन दिस लाइन्स द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा, यहाँ पर जो कवि है अमेंडा को डिस्क्राइब कर रहा है। ए लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, एक छोटी सी लड़की जिसको हमेशा इशारा किया जाता है उसकी माँ के द्वारा। फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए। एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ, और वह अपने जीवन का वर्णन कैसे करती है। टू बी, किस तरह से उसका जीवन होना चाहिए। कौन? अमेंडा। द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा, कवित्री कहती है कि कवित्री की जो माँ है वो अमेंडा को इशारा करती है। फॉर बाइटिंग नेल्स, कि वह नाखूनों को ना काटे अपने दांतों से, विच इज ए बैड हैबिट, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। नेक्स्ट सी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट, अगली बार वो उसे बिल्कुल सीधा बैठने के लिए कहती, विदाउट बैंडिंग हर शोल्डर, अपने कंधों को बिना मोड़े बिना झुकाए हुए। अमेंडा हु हैज हैबिट ऑफ बैंडिंग हर शोल्डर, अमेंडा जिसकी आदत थी अपने कंधों को मोड़कर या लेजी वे में बैठने की। बीइंग पॉइंटेड आउट, उसका भी इशारा उसकी माँ के द्वारा किया जाता है। बिकॉज हर मदर वांट्स हर टू सिट द राइट पोस्चर, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसकी जो बेटी है वो राइट पोस्चर में बैठे। At this point of time, when she is being scolded by her mother, जब उसको उसकी माँ के द्वारा डांटा फटकारा जाता है, she imagines herself to be a deep green sea, तो वह अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक गहरे जो हरे रंग का जो इसका पानी है ऐसे समुद्र में वो अपने आप को पाती है, जहाँ की वो एक निवासी है। She says, वो कहती है that she wants to be the only resident of this beautiful green sea, कि वह चाहती है कि वो उस हरे समुद्र की, ऐसा समुद्र जिसका पूरा पानी हरा है, उसकी वो एकमात्र निवासी हो। एंड लीड्स हर लाइफ इन ए वेरी रिलैक्सिंग वे, और वह अपने पूरे जीवन को एक रिलैक्सिंग वे में जीना चाहती है। शी सेज, वो कहती है दैट शी वांट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर, कि वह पानी के जल प्रवाह के साथ तैरना चाहती है। एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देयर, और वहां पर बहुत ही आरामदायक वातावरण को महसूस करना चाहती है। सो हियर ए लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है जहां पर कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है शुरुआती 2 या 3 लाइनों में। जैसे कि यहाँ पर डोंट शब्द का यूज शुरू के 2 लाइनों में किया गया, डोंट बाइट एंड डोंट हंच। तो डोंट जो शब्द है वो यहाँ पर 2 बार यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो यूज हुआ है एनाफोरा। ये सभी जो आपको लिटरेरी डिवाइसेस में बता रहा हूँ वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब यूज ऑफ वोवल साउंड ओ। ओ का जो साउंड का है वो 2 बार यूज हुआ है, डोंट हंच, यू शोल्डर। तो वो जो साउंड है वो काफी बार यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में एजोनेंस का प्रयोग यहाँ किया गया है। नेक्स्ट इज राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम है यहाँ पर ए ए बी ए सी सी, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है अमेंडा है, सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो भी अमेंडा है, थर्ड लाइन में जो यूज हुआ है स्ट्रेट यूज हुआ है, इसलिए हमने उसको बी नाम दिया, और फोर्थ वर्ड में हमने वापस से यूज किया अमेंडा, इसलिए वापस से उसी का राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए। और अगर हम 5th 6th या और 7th लाइन देखते हैं
तो यहाँ पर फिफ्थ की जो लास्ट वर्ड है वो है सी, और उसके बाद लास्ट में दिया गया मी। तो इन दोनों को हमने जो मार्क किया वो हमने किया सी सी, और ब्लिसफुली में भी ई आ रहा है इसलिए हमने इसको भी मार्क किया सी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई फर्स्ट स्टैंजा की वो हुई ए बी ए सी सी सी। सो नेक्स्ट एक जो लिटरेरी डिवाइस के रूप में इस स्टैंजा में जो यूज हुआ है वो है मेटाफर। मेटाफर जहां पर एमरोल्ड सी हमने यूज किया है, वो ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरोल्ड, कि पानी जो समुद्र का जो पानी है वो एमरोल्ड जैसा बिल्कुल हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन किया है, इसलिए हमने मेटाफर का यूज यहाँ किया है। अब रिपीटेशन के रूप में अगर हम देखें, रिपीटेशन कौन सा ऐसा शब्द है जिसका बार बार रिपीटेशन हुआ, वो है शब्द अमेंडा। तो अमेंडा में लिटरेरी डिवाइस के रूप में रिपीटेशन को यूज किया गया है। नेक्स्ट है एल्यूजन। एल्यूजन में आपको मरमेड यूज किया है। मरमेड क्या होता है, इज ए वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर। यहाँ पर मरमेड क्या है होते हैं, एक इमेजिनरी क्रिएचर है। नेक्स्ट सी नेक्स्ट स्टैंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अमेंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना पूरा कमरा साफ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और जहां तक मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने तुम्हें अपना कमरा अपने जूतों को साफ करने के लिए भी कहा था। सो हियर अमेंडा आई एम एन ऑर्फन। अमेंडा यहाँ पर अपने आप को इमेजिन कर रही है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में भटकती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट माई हर्स्ट बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से इन कोमल धूलों को छूती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, चुप रहना सबसे अच्छा होता है लेकिन आजादी जो होती है बहुत मीठी होती है। हियर ए वर्ड ऑर्फन इज यूज्ड। ऑर्फन मींस ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड। ऑर्फन का मतलब अनाथ, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों। हियर हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, एकदम शांत और स्थिर स्थान। हियर इन दिस stanza the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not। यहाँ पर इस stanza में अमेंडा की जो मदर है वो इंक्वायर कर रही है, पूछताछ कर रही है क्या उसने पूरा अपना गृह कार्य समाप्त किया है या नहीं किया है। एंड देन शी आस्क्स हर whether she has cleaned her room or not। उसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया है या नहीं किया है। Moreover, she is also reminded to clean her shoes, यहाँ तक कि बस याद दिलाती है अपने जूतों को साफ करने की। So here we can see, इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं that the mother is constantly asking her questions regarding her homework being done or not, whether she has cleaned up her room and shoes or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instruction, जब अमेंडा अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देशों को सुन रही थी, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the street। तो वह अपने आप को एक ऑर्फन के रूप में इमेजिन करती है जो गलियों में भटकती रहती है। This means that she imagines if she would have been without parents, कि अगर वो अपने बिना माता पिता के होती, she would have walked freely in the street, तो वो गलियों में आजाद घूम रही होती। She would have drawn designs on the soft dust with her uncovered feet, अपने नंगे पैरों से अपने सुंदर सुंदर और डिजाइन बना रही होती जब वह आजादी से इधर उधर घूम रही होती। So we can see that she thinks अपोजिट टू हर मदर, कि वह अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत सोचती है। हर मदर वांट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, उसकी माँ उससे साफ सुथरा व्यवहार रखना चाहती थी। बट अमेंडा वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट, लेकिन अमेंडा अपने नंगे पैरों के साथ खेलना चाहती है डस्ट में। मोरओवर शी इज सो फेड अप टू दीज कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर मदर, और वह अपने माता पिता अपनी माँ के द्वारा मिल रहे दिशा निर्देशों से काफी फेड अप हो चुकी है। और वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन, कि चुप रहना सबसे अच्छा है। विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस, कि साइलेंस जो होता है, चुप रहना जो होता है, बहुत ही क्रूशियल भी होता है लेकिन बहुत प्रीशियस अर्थात कीमती भी होता है। नाउ शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट, कि जो फ्रीडम होती है बहुत स्वीट होती है। दिस मैन मीन्स दैट शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर, कि उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा, आजाद महसूस नहीं होगा जब तक कि वो अपनी माँ के साथ है। Now see next paragraph. Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, वो चॉकलेट मत खाओ। Remember your acne, अपने मुहासों को याद करो Amanda. Will you please look at me? क्या तुम मेरी ओर देखोगी? When I am speaking to you, Amanda, जब Amanda मैं तुमसे बात कर रही हूँ। I am Rapunzel. I have not a care like in a tower is tranquil and rare. मैं कभी भी परवाह नहीं करती हूँ कि मैं एक टावर में रहूंगी जो बिल्कुल स्थिर है, लंबा है। I will certainly never let down my bright hair.
और मैं निश्चित रूप से अपने नीचे बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी। यहाँ रैपुंजल क्या है, एक गर्ल है जो फेरी टेल्स में जिसे ब्रदर्स याद करते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम एंड क्वाइट, एकदम स्थिर और शांत, एंड रेयर का मतलब होता है अनकॉमन। सो हियर इन दिस स्टैंजा अमेंडा's मदर इज डिसअलाउइंग हर ईट चॉकलेट्स, कि अपनी जो अमेंडा की माँ है उसे चॉकलेट खाने के लिए मना करती है। शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स, वो है उसे अपने पिंपल्स के बारे में याद दिलाती है। अमेंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स, जिसे अमेंडा फेस करती है चॉकलेट खाने के कारण। एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, अंत में वह उसे ध्यान ना देने के कारण उसे डांटती है। एंड टू व्हाट हर मदर सेज, कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा। एट दिस मोमेंट अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रैपुंजल, अमेंडा अपने आप को एक रैपुंजल के रूप में, फेरी टेल का एक कैरेक्टर रैपुंजल, उसके रूप में अपने आप को इमेजिन करती है। दैट वाज कैप्चर्ड इन टावर बाय ए विच, जिसे एक पिशाचिनी के द्वारा टावर में कैप्चर कर लिया गया था। द विच यूज्ड टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रैपुंजल, और वह जो विच थी, पिशाचिनी थी, वह हमेशा रैपुंजल के बालों के सहारे उसके ऊपर चढ़ा करती थी। So now Amanda wants to be Rapunzel, and she feels that life in the tower will be peaceful and unusual. She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower. She also confirms to herself that she will never let her hair down, कि वह अपने बालों को कभी नीचे नहीं लटकने देगी, to anyone so that nobody could come to her in the tower, ताकि कोई भी उसके पास टावर तक नहीं पहुंच सके। Now see the next paragraph, the next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody. Amanda, anyone would think that I nagged at you, Amanda. Here sulking means in a bad mood. Moody का मतलब होता है unstable, और nagged का मतलब होता है harass. So Amanda's mother now warns her. अब अमेंडा की जो माँ है उसे वहाँ चेतावनी देती है for behaving in a very odd manner, कि वह उसने बहुत ही odd manner में behave किया। Moreover, she blames her of having such an unstable mood. यहाँ तक कि वह उसे अनस्टेबल मूड के लिए भी ब्लेम करती है। She also scolds her, वह उसे डांटती फटकारती है, by saying that her behavior will one day make people think, कि उसके व्यवहार के कारण उसके जो लोग हैं सोचेंगे एक दिन अमेंडा was constantly being harassed by her mother, कि एक दिन जो अमेंडा की जो मदर थी उसके द्वारा उसे लगातार हैरेस किया जा रहा था। So here we can say, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं that Amanda is always pointed out by her mother on every small thing, कि अमेंडा को हमेशा इशारा किया जाता छोटी छोटी चीजों पर, बट शी कांट रिएक्ट टू दिस, लेकिन उसने उसके लिए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इफ शी रिएक्ट्स टुवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल हर प्राइड एंड स्कॉल्ड हर दैट शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, कि उसे उसके जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एज अदर वुड थिंक दैट अमेंडा's मदर इज वेरी डोमिनेटिंग, कि अमेंडा की जो मदर है वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है टुवर्ड्स हर चाइल्ड, अपने बच्चे को लेकर। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल explain about the literary devices parts of this chapter and exceptional part of the literary devices. Till then, if you have any problem in this poem, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.